लाहौर के तंग घरों में शैतान घुस गया। यहाँ से आया था, यहाँ पाँव रखा, यहाँ से नीचे उतर के गया। 9 बरस की मासूम बच्ची के लिए अपना ही घर मक्तल गाह बन गया। कील और पर्दा लटक रहा था, उन दोनों से बंदी हुई। कत्ल और ज्यादती का दिल खराश वाकया, मामू बना शैतान, बाप का इल्जाम। बच्ची के ये कपड़े ही नहीं है जो उसके जिस्म पे है, ये तो चेंज किए हुए हैं, बच्ची को पहले ही नहलाया हुआ है। बेगुनाह है भाई, माँ की दुहाई। मामू खाला इनके इतना रिश्ता नहीं करता था, हमारी मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। हर मौसम के साथ कुछ ना कुछ यादें वाबस्ता होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से जो मौसम सरमा गुजरे, हमारी यादें इंतहाई तल्ख हैं। बच्चों के हवाले से APS का वाक़या हो या फिर गुज़श्ता साल मेलसी और इनाला खुर्द में 2 बच्चियों ईमान, फातिमा और जोहरा की ज़्यादती के बाद कत्ल का वाक़या हो, और फिर इन्हीं दिनों की बात है जब कसूर में ज़ैनब जैसा वाक़या हुआ, और जिसके बाद ज़ैनब तो जानवर ना हो सकी, लेकिन कायनात बतूल वो अभी भी एक जिंदा लाश की मानिद है। हमें लगा कि जब ज़ैनब के कातिलों को सजा मिलेगी तो ऐसे अफराद जो कि बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं वो कुछ इबरत पकड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ ना हो सका। अंदरून लाहौर की तंग गलियों और एक दूसरे से जुड़े तंग घरों में एक और शैतान ने फैलाया है खौफ व हिरास। पुराने लाहौर में होने वाले इस इंसानियत सोज वाक़े ने एक बार फिर हर आंख को नम कर दिया है, और आंखें कैसे न भीगें, कैसे एक हंसते मुस्कुराते जिंदगी से भरपूर नन्हे वजूद को मौत की आगोश में पहुंचा दिया गया। ये इंकशाफ रुला देने वाला है। इस बेचारी माँ को क्या खबर थी कि वो उम्रे पर जाएगी तो पीछे घर में कोई जिनसी भेड़िया इसकी बेटी को नोच डालेगा। परेशान हाल बाप अपनी बेबसी पर मातब ना करे तो क्या करे। इंतहाई दर्दनाक और होश उड़ाने वाली है ये दास्तान। कोई कैसे यकीन करे कि सगे मामू पर लगा है बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का शर्मनाक इल्जाम। क्यों बच्ची के बाप ने उसके मामू पर लगाया है ये घिनौना और घटिया इल्जाम। क्यों बच्ची की माँ शौहर के इल्जाम को करार देती है झूठ का पलंदा। पुलिस की तफ्तीश के बाद कैसे हुए होशरुबा इंकशाफात। नानी के घर में 9 बरस की आयशा कैसे फंसी मुसीबत में। आयशा ने खुद को कमरे में बंद किया या फिर किसी ने बंद करके ड्रामा रचाया। दुपट्टा लपेटकर किसने कोशिश की खुदकुशी का रंग देने की। बात खुदकुशी से कत्ल तक कैसे पहुंची। पुलिस ने बच्ची के मामू और खाला को क्यों लिया हिरासत में। इस हाई प्रोफाइल केस की हकीकत क्या है, आइए मिलकर करते हैं सच्चाई का पर्दाचार। इस वक्त मैं लाहौरी गेट पे मौजूद हूँ। लाहौर का बहुत ही मसरूफ इलाका है ये, और यहाँ पर एक 9 साला बच्ची आयशा के साथ ज्यादती हुई। उसके साथ ज्यादती करने वाले कौन थे, इस सारे मामले के पीछे कौन थे, आइए चलते हैं और इस वाक़े की तफसीलात आज से आपको आगाह करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आयशा के वालिद हैं और उनके हमरा यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इस मामले को खोजते हैं कि आखिर हुआ क्या। जमील साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। मुझे बताइए कि जमील साहब आप करते क्या हैं? सर मैं वाइट वॉश का काम करता हूँ। आप शुरू से अंदरून मुकीम हैं? हाँ जी, शुरू से मैं इधर ही रहता हूँ। अंदरून शहर की पुरौनक जिंदगी से लुत्फानंदोज होते इस खानदान को न जाने किसकी नजर लगी कि सब कुछ बिखर गया। वो कयामत टूटी के जीते जी मार गई। आयशा की वालदा थी, वो किधर थी? उम्रे पे थी। वो उम्रे पे थी? हाँ जी, अपनी अम्मी के साथ दोनों माँ बेटी ने। ये दूसरा वाकया हुआ है। जब ज़ैनब वाला वाकया हुआ उसमें भी उसके जो वालिदैन थे वो यही इनफैक्ट दिन थे, वो उम्रे पे गए हुए थे, और ये ज़्यादा कसूर का ही वाकया आप सबको मालूम होगा। इस दफ़ा भी ये हुआ कि जो वालदा थी वो उम्रे पे थी, पीछे अपने घर में छोड़ी गई थी। नानी मतलब अपना ज़ाती घर है, नानी का घर है, खाला रहती हैं, मामू रहते हैं, उनके दरमियान अपने बच्चों को वो छोड़ी गई। जरा सोचिए तो सही कि इस माँ पर क्या बीतेगी जो उम्रे की सआदत हासिल कर रही हो और उसे पता चले किसी दरिंदे ने उसकी फूल सी बेटी को हवस का निशाना बनाकर जान से मार दिया है। मैं उस घर में हूँ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद के बाद आयशा को कत्ल किया गया। उस वक्त उनकी वालदा जो थी उम्रे पर गई हुई थी, अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रही होंगी, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं कर रही होंगी, लेकिन उनको नहीं मालूम होगा कि उनकी अकलौती बेटी के साथ क्या क़यामत गुजर गई। फातिमा साहबा मेरे साथ हैं,
इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ही जाने ये माँ कैसे बर्दाश्त कर रही है ये पहाड़ जैसा दुख। वो कैसे भुलाए कत्ल से पहले बेटी से की गई बातचीत। मरने से घंटा पहले मैंने बात की थी अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल के ऊपर, तब वो जिंदा थी। घंटे बाद दोबारा जब कॉल की तो कह रहे मेरी बेटी मर गई है, किसी ने कत्ल कर दिया है, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दे, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दे। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। मामू खाला का रिश्ता इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा कर दिया है। सगा बाप इतना गंदा रिश्ता कैसे कर सकता है? नहीं, मैं सिर्फ ये बता दूं कि सगे बाप ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि जो FIR थी वो एक नामालूम फर्द के खिलाफ थी, और जो पोस्टमार्टम हुआ है, जिस चीज़ में चीज़ वाज़े हुई है कि उस बच्ची को इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़्यादती का निशाना बना। मासूम आयशा कैसे बनी ज्यादती का निशाना। घर में कहाँ छुपा था शैतान, कैसे खेला गया हैवानगी और दरिंदगी का ये भयानक खेल, जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरियम, आप उस दिन घर पे मौजूद थी, और जिस दिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हुआ क्या था उस दिन? मैं नीचे खाना बना रही थी, सिलेंडर पे हमारी गैस नहीं आ रही थी, तो सिलेंडर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी। आयशा अपने भाई के साथ अंदर टीवी देख रही थी, देखते देखते लड़ाई हो गई। वो हॉरर ड्रामा देख रही थी। भाई ने बोला नहीं तुम कार्टून लगा दो। भाई छोटा 4 साल का है, उसने बोला नहीं तुम ड्रामा ही लगाओ। तो लड़ते लड़ते वो ऊपर आ गई। नन्हे भाई के साथ इस तस्वीर में नजर आने वाली मासूम आयशा अब कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रही। माँ की रोती आंखें भी दरवाजे पर लगी हैं और परेशान हाल बाप भी उसकी याद में तड़प रहा है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आने वाली। कैसे ढाया गया ये जुल्म, क्यों बच्ची के सगे मामू पर लगा है ये घिनौना इल्जाम। इस वक्त मेरे साथ मुबैना मरकजी मुलजिम तमजीद तैमूर मौजूद है। इससे बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 26-23 साल है। क्या करते हो? अभी फारग हूँ। पहले क्या करते थे? सुई गैस के महकमे में रोटी करता था। क्यों नौकरी क्यों छोड़ी? वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था तो उन्होंने फिर। तो पूरा दिन क्या मसरूफियत होती है? मैं घर में किताबें पढ़ता रहता हूँ या फिर बाहर ही होता हूँ दोस्तों के साथ। इस बारिश नौजवान ने क्या वाकई भांजी को बनाया हवस का निशाना और जुर्म छुपाने के लिए फिर उतारा मौत के घाट, या फिर अंदरून शहर के तंग घरों में किसी ने ऐसी चालाकी के साथ की ये वारदात के मुद्दइयों से पुलिस तक सब चकरा गए। एहसान साहब, मुझे बताइएगा कि जब ये पुलिस ने इनिशियल तौर पर शवाहिद इकट्ठे किए, जब अस्पताल में बच्चे की बॉडी आती है, तो कब आपको लगा कि ये जो है मामला जो है ये खुदकुशी का नहीं है, हादसे का नहीं है, बल्कि ये एक कत्ल का है? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वकूआ है 18 तारीख। उसमें जब ये वकूआ आया, ये मुद्दई फरीक जो मुलज़म पार्टी है, ये खुद ही बच्ची को उतार कर लेके गए हैं, खुद ही अपना अस्पताल गए हैं। जब ये अस्पताल में अस्पताल लेकर गए, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ये एक्सपायर हो चुकी है। क्या वाकई पुलिस इब्तदाई तौर पर किसी और रुख पर चल पड़ी और हकीकत उसके बरक्स थी? जाए वक़ुआ पर मकतूला की खाला ने जो कहानी टीम इंकशाफ को सुनाई, उसे सुनना भी जरूरी था। मैं अपने भांजे के साथ यहाँ पे खड़ी थी और अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी कि वो ऊपर से आपने उनको बोला था कि ऊपर से नीचे आओ। ये दरवाजा बंद कीजिएगा, इसमें सुराख है ताकि वो नजर आए। ये दरवाजा अंदर से बंद होगा। ये दरवाज़ा जो था अंदर से बकौल मरियम की लॉक था, इसमें एक सुराख है जिसमें से देखा जा सकता है यहाँ पर। और मरियम जो कि नीचे खाना बना रही थी, मरियम ने नीचे बैठे भाई को कहा कि ऊपर जो है आयशा ने अपने आप को लॉक कर लिया है, लॉक कर लिया, आप जाके खुलवाएं, क्योंकि मरियम बहुत देर से आवाज़ दे रही थी, गली में भी आवाज़ दे रही थी कि आयशा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, जो बकौल मरियम के सब ने सुना भी है यहाँ पर और जो गली के बच्चे उन्होंने देखा भी है। और फिर ये अपने भाई को बुला के लाती हैं कि भाई उसने अंदर से लॉक कर लिया है, वो खोल नहीं रही दरवाज़ा, साथ वाली जो घर है उसकी छत से आओ और यहाँ सीढ़ियों से नीचे आके देखो। तो ये अपने भाई का खड़ा यहाँ पे वेट कर रही थी, फिर उसके भाई दरवाज़ा खोलते हैं। तो जब दरवाज़ा खोलता है तमजीद, तो मरियम आपने क्या देखा? नजर सारा आता है, नजर वहाँ तक का भी आता है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने दरवाजे सुराख से देखा तो ये दरवाजा हाफ बंद था, ये साइड नजर नहीं आ रही थी। आपको वहाँ पर नजर आता है इस सुराख से, ठीक है, इस सुराख से नजर आता है, लेकिन उस टाइम पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि दरवाजा आधा यूं हुआ, आधा बंद। खुदकुशी या कत्ल की इस कहानी का ड्रॉप सीन कैसे हुआ? नन्ही आयशा के ददियाल और ननियाल के बीच फासले कब और क्यों बढ़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि हालिया शर्मनाक और दर्दनाक वाक़े की कड़ियाँ माजी से जुड़ी हैं? मुझे बताइएगा आपकी कितने से पहले शादी हुई थी जमील के साथ? मेरी शादी 2000 में सन 2000 में हुई थी। और रिलेटिव थे वो लोग आपके या अननोन लोग थे? अननोन लोग थे। मैं तब 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई? जी। किसने, मतलब ये तो चाइल्ड मैरिज में आता, तो किसने करवा दी थी? क्या
पता नहीं कोई मिलने वाले थे, उन्होंने शादी करवा दी थी हमने। तो जमील क्या करता था? तभी कढ़ाई का काम करता था, कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी। ये शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। जहां फातिमा ने फैमिली के सामने हामी भरी, वहीं जमील भी उस वक्त इस शादी पर खुश था। आपकी शादी कितने बरस पहले हुई थी? मेरी शादी सन 2000 में हुई थी। तो फिर कितनी आपकी औलाद हुई, कितने बच्चे हुए माशाल्लाह आपके? मेरी एक बेटी आयशा और एक बेटा अब्दुल्ला। कसूर की ज़ैनब के बाद लाहौर की नन्ही आयशा के साथ जिनसी ज्यादती की ये हौलनाक खबर टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। बर्बरियत और सफाकी की इंतहा, 9 साला बच्ची से ज्यादती फिर कत्ल, गमजदा वालिद का इंकशाफ। पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी, जो कि अभी जमील साहब ने बताई, कि जब ये हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने कहा है कि बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है। डॉक्टर्स ने ये भी कहा है। जब तो ये बात पुलिस से इल्म में थी कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। जब ये पोस्टमार्टम के लिए लगे हैं ना, तो लेडी डॉक्टर ने 10 मिनट बाद ही बाहर आके मुतलका जो भी था वहाँ पे ऑफिसर, उसको बता दिया था कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, ये लेकिन अभी जमील साहब ने जैसे बताया कि जब ये शुरू में लेके गए थे, जब बच्ची को दिखाने ही लेके गए थे कि ये तबीयत ये जिंदा है या इसकी इंतकाल हो चुका है, तो उस वक्त भी डॉक्टर्स ने बताया था जमील साहब? हाँ जी, वो उस वक्त भी कह रही हैं, बताया था उस वक्त भी बताया था। लेकिन वो बात पुलिस के इल्म में नहीं थी। नहीं, पुलिस के इल्म में नहीं थी, और वैसे भी वो ज़्यादा यहाँ पे यही बात गूंज रही थी, और वो उसी पे जोर दे रहे थे कि ये हादसा है और ये रेलिंग के साथ कुछ हो गया। रेलिंग के साथ है या खुदकुशी है। पहले खुदकुशी का कहा, फिर हादसे का कहा, ये इसी तरह चलता रहा। इस केस को लेकर मीडिया पर शोर मचा तो पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर भी मामू और खाला पर किया शक का इजहार और उन्हें कर लिया गिरफ्तार। बिन पे एक मामू पर क्या क्या इसके लिए टेस्ट करवाए गए, डीएनए रिपोर्ट, जो बाकी टेस्ट वगैरह हैं, उनमें से किस किस की रिपोर्ट आई है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके उसके जिन चीज़ों की रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक क्या ये मुल्जिम डिक्लेयर होता है? हमने इसकी बहन के भी टेस्ट करवाए हैं, मरियम के, और फिलहाल तो हमारी पॉलीग्राफ जो रिपोर्ट आई है वो ही आई है, वो इसके खिलाफ अगेंस्ट इसके खिलाफ आई है। मामू के खिलाफ, खाला के खिलाफ नहीं है। खाला के खिलाफ नहीं है। बकाया जो रिपोर्ट ताला में नहीं और मिली। मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें हमारे ऑडियंस को, क्या चीज़ है पॉलीग्राफिक टेस्ट, उसमें क्या होता है? इसमें सवाल 3 पूछते हैं कि क्या आपने कत्ल किया है, नंबर 1, क्या इस कत्ल में आप मुलव्वस हैं, क्या आपने कत्ल होता देखा है। इस सवाल में वो सवाल करते हैं, तीनों सवालों में इंसान क्लियर हो जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। 3 सवाल पूछे हैं, 2 सवाल के जवाब इसने गलत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 75% जो है ना पॉलीग्राफी टेस्ट, यानी एक तरह का लाई डिटेक्टर तरह की मशीन होती है जो कि आपको लगा दी जाती है और उसमें आपकी हार्ट बीट को नोट कर रहे होते हैं। जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, मेरा ख्याल बढ़ जाती है, और अगर आप सच बोलोगे तो आपकी धड़कन नॉर्मल रहेगी। इस टेस्ट के हवाले से जब हमने मुल्जिम से सवाल किया तो मौसूफ ने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो हुआ है उसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जी जी। कि क्या तुमने कत्ल किया है, यही सवाल होता है ना? नहीं, क्या 3 सवाल थे? काफी सवाल, 3 नहीं ज्यादा थे। ज्यादा थे। वो तुम्हारा टेस्ट ठीक क्यों नहीं आया? तुम्हारी बहन का ठीक आया क्योंकि उसको नहीं पता था। क्योंकि मैं घबराया हुआ था उस टाइम। घबराया हुआ, जितने भी घबराए हुए हो, जो भी हो, लेकिन सच यही तो उस टेस्ट का मतलब है। घबरा क्यों गए थे तुमने अगर कुछ नहीं किया तो? यानी कि एक ज़हनी टेंशन थी। तो ज़हनी टेंशन तो उतनी मरियम को भी होगी। मरियम का क्लियर क्यों हुआ? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलीग्राफी टेस्ट किसी सबका सही आया हो, किसी का गलत नहीं आया? ऐसा कभी हुआ है? लेकिन तुम्हारा तो नहीं, एक बात सही बात है, ऐसा कभी हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 75% चांसेस है कि तुम ही हो। अच्छा, तो जो 25% चांस है उसमें बंदा नहीं सच वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं 75% ज़्यादा चांसेस है ना, क्योंकि तुम उस दिन घर में मौजूद भी थे, तुम वो बंदे थे जिसने सबसे पहले उसकी डेड बॉडी देखी। तुम मुझे कह रहे हो कि वो हवा के अंदर थी, तुम्हारी बहन कह रही हवा के अंदर नहीं थी। तुम्हें ये पता है कि गिरा कैसे बंदी थी? मेरा सवाल एक है, मेरा एक सवाल का जवाब दो, सिर्फ एक सवाल जो मेरे दिमाग में खटक रहा है। मुझे मैं तुम्हें जानता नहीं, मुझे मुल्जिम डिक्लेयर करने का शौक नहीं है। मेरा सवाल तुमसे सिर्फ ये है कि अगर कोई आदमी तुम्हारे घर में घुसता है, तुम्हारी भांजी को इतनी बेपनाह तशद्दुद करता है, उसको रेप करता है, उसके बाद उसको कत्ल कर देता है, उसके बाद वो उसको इतनी सफाई से खड़ा क्यों करेगा? वो तो भाग जाएगा वहाँ से। तो इसका मुझे नहीं लगा। अब बकौल आपके मेरे सिस्टर का साहब और सही आया है, तो ये काम कितनी देर में इसके लिए आधा पौना घंटा तो लगना चाहिए ना ये सारे काम मामले के लिए। उसके सामने मैं नीचे था, उसके सामने मैं नीचे गया हूँ, कुछ देर मैं नीचे रहा हूँ, फिर बाद में मैं ऊपर गया हूँ, उसके सामने सब कुछ है, तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सही क्यों आ गया?
बहन भाइयों पर किए गए इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के नताइज को जहां ये मुल्जिम गलत करार दे रहा है, वहीं उसकी बहन यानी आयशा की खाला और माँ भी दे रही हैं दुहाइयाँ। मेरा और भाई का पॉलीग्राफिक टेस्ट साथ हुआ था। मेरा जब टेस्ट हो रहा था भाई साथ वाले ही कमरे में था, तो वो भाई को प्रेशर डालकर बोल रहे थे कि नई मशीन कह रही है कि तुमने ही किया है, तुम बोलो क्यों झूठ कह रहे हो। प्रेशर डाल रहे थे। हमें इंसाफ दे, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी बेटी मर चुकी, हमारी बेटी चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए उसका। हमें बहन भाइयों को छोड़ो, मुलजिम को ढूंढ रहे हैं। मुलजिम यही कहीं फिर रहा है, इर्द गिर्द कोई आसपास ही है जिसको नहीं ढूंढना चाह रहे। बस हम गरीबों के फंसा रहे था कि यही बदनामा हम भी गंदे हो गए, हमारी बेटी मर गई, हमें सब कुछ कर दिया मामू खालाओं ने। माँ के भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ एक ही घर गलत हो सकता है कि एक ही घर सारा गलत हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ। मेरा बेटा भी छीन के लेंगे, मैंने अपने बच्चे पाले थे, जो तेरे के फालतू भी नहीं करता उसके हवाले कर दिए, मेरा बेटा भी कर दिया। ये आंसू यकीनी तौर पर एक ममता की तड़प हैं, लेकिन कानून को तो अपना काम करना है। बात सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट तक ही महदूद नहीं। पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया, जाए वक़ुआ के परेशान कर देने वाले मनाजिर और हुए कौन से तहलका खेज इंकशाफात, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वैसा था, सिर्फ मेरा एक बुरखा था, वो सोफे पे था और बुरखे का स्टॉलर उसके गले में था और भाई वहाँ पे खड़े थे। भाई ने कुंडी खोली और वो वहीं खड़े हो गए हैं, मदद के लिए बुलाने लगे हैं। मैंने आयशा को पकड़ा और लिटाया और उसका गले में से। आप आइए तो आयशा किधर थी, ऊपर आ जाए। जब मैं आई हूँ भाई यहाँ पे खड़े थे और आयशा यहाँ पर थी। आयशा यहाँ पर मतलब खड़ी हुई थी। किस जगह पे? यहाँ पे उसका पहला पाँव था और दूसरा पाँव यहाँ पे था। मरियम मुझे बताइएगा कि जब आपने आके देखा तो इस कोने में जो आयशा थी और उसका रुख जो था उस तरफ था, कोने की तरफ, ठीक है, और उसके गले में आपके बुरके का स्टॉलर था, ठीक है। अब आपने जब देखा तो अब खड़े होने में बच्चे के और लटके होने में फ़र्क होता है। एक इंसान हैंग हुआ हुआ और एक इंसान के पाँव ज़मीन पर हो, उस वक्त सोच समझ पोस्टर ऐसा ही था जैसे उसको हैंग किया गया है, ऐसे लग रहा था। लेकिन उस टाइम हमने बिल्कुल गौर नहीं किया, उसको उतारा, लिटाया और उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इस मामले में, क्योंकि आपकी अपनी गवाही अपनी जगह मौजूद है कि तमजीद जो था वो नीचे से ऊपर गया है, हैंग किया गया आपने का, इसका मतलब ये कि एक बच्ची क्योंकि यहाँ पर नहीं कर सकती, खुद नहीं कर सकती वो, तो इसका मतलब है बच्ची को किसी ने कत्ल किया। जी हाँ, बच्ची ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया। इस खदशे का इजहार अब खुद बच्ची की खाला भी कर रही है। ऐसे में पुलिस कैसे न करती शक का इजहार, और फिर मेडिकल रिपोर्ट ने तो ज्यादती की भी तस्दीक कर डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है कि इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है? वो तो ना काफ़ी टॉर्चर हुआ है। टॉर्चर हुआ है काफ़ी। उसकी नागियाँ नोज जो है वो पाँव में 2-3 जगह पर जख्म है, दोनों बाजुओं पे है, छाती पे दबाव है और ज्यादती भी है। जी, लेकिन हाथों की उंगलियां नहीं टूटी हुई, अंगूठे नहीं टूटे। कहानी सिर्फ वही नहीं जो बताई गई, दरपर्दा हकीकत बहुत भयानक लग रही है। क्या हुआ था उस दिन, क्या पता है खाला को। मैंने इसके पापा को कहा अब्दुल्ला से कि पापा को बोलो कि आयशा को दवाई ला दे। दवाई लाने के पैसे नहीं थे तो 5 रुपए की फक्की लाकर उसको दे दी। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आपने दवाई खानी है, आपने ये फक्की नहीं खानी। मैंने उसको जाकर इंजेक्शन लगवाया, उन्होंने बताया इसको फीवर है। लड़ते लड़ते वो ऊपर आई, मैंने उसको बोला आयशा आप जाकर दवाई खा लो, आपकी तबीयत ख़राब है। दवाई नीचे लेकर आई है, खाई है। फिर उसके बाद भाई को मैंने बोला आप सब्ज़ी ला दो, सब्ज़ी लेकर आए हैं। आयशा अपने भाई से लड़के फिर ऊपर आई है। आयशा के भाई ने उसको नेल भी मारे हैं। वो मारता शरारती बच्चा था, वो ऊपर आ गई है। उसके बाद उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। भाई उसका नीचे चला गया, गली में बच्चों के साथ खेलने लग गया। नीचे ही हमारे बच्चे रहते ना, उनके साथ खेलने लग गया। खेलते खेलते आयशा ने आवाज़ दी कि अब्दुल्ला ऊपर आ जाओ, ये बच्चे अपने कमरे में चले गए हैं, अब ये वापस नहीं आएंगे। अब्दुल्ला ने नीचे से कहा कि आयशा नहीं तुम नीचे आ जाओ, नीचे हम खेलते हैं, तुम अकेली ऊपर क्या कर रही हो। उसके बाद आयशा ने मुझे आवाज़ दी खाला मुझे चावल बना दो, मुझे भूख लगी है। तब मैं खाना बना ही रही थी। भाई का दोस्त आया नीचे, भाई को आवाज़ देने लगा। मैंने आयशा को आवाज़ दी आयशा नीचे आ जाओ। पहली आवाज़ भाई के दोस्त के आने के टाइम पे दी। भाई चारपाई पे बैठे हुए थे।
भाई फ़ौरन उठ के नीचे चले गए। भाई के जब दोस्त आए हैं, मैंने आयशा को बोला है कि आयशा आप नीचे आ जाओ, भाई को अंडा ब्रेड ला दो। मैंने आयशा को बोला आयशा आप भाई को ला दो। आयशा ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने बोला साथ ऊपर छत पे चली गई होगी इसलिए आवाज़ नहीं दे रही। मैं फिर बैठ गई। अब्दुल्ला ने बोला खाला आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाके ले आता हूँ। वो अंडा ब्रेड लेकर आया, मैंने उसे बना के दिया। वो बैठ के खाने लगा, कहता नहीं मैं आयशा के साथ जाकर खाऊँगा। मैं चावल बना रही थी, वो ऊपर गया अंडा ब्रेड लेकर। उसने आवाज़ दिया खाला इसने कुंडी लगाई हुई है, ये मुझे जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा आप नीचे आ जाओ, शायद वो ऊपर गई होगी। और खरगोश भी हमारे घर है, उसके साथ खेल रही होगी छत पे ले जाके, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। वो नीचे आया, उसने अंडा ब्रेड खाया। फिर जब चावल बन गए 15-20 मिनट में, उसके बाद मैंने आयशा को गली में आवाज़ दी है, बाहर खिड़की में मुंह निकाल के आयशा आयशा। सब सुन रहे थे। साथ वाली बाजी ने भी मुझे बोला कि आयशा ने क्या आपको अंदर से लॉक कर दिया। मैंने बाजी को बोला नहीं, ऊपर से खुद कुंडी लगाई हुई है। आयशा को खाला ने बार बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब न मिला। एक अनजाने से खौफ के पेश नजर खाला ने खुद जाकर उसे नीचे लाने का फैसला किया। उसके बाद मैं ऊपर गई हूँ, मैंने देखा कि दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं ज़ोर ज़ोर से खड़काने लग गई नीचे से। फिर मैंने बच्चों को आवाज़ दी है कि आप जाकर देखो। भाई ने भी मुझे सबसे नीचे वाले कमरे में से कहा है कि क्या हुआ मरियम आपको आवाज़ नहीं दे रही, जवाब नहीं दे रही आयशा। मैंने बोला नहीं आयशा जवाब नहीं दे रही। मैंने बच्चों को बोला है कि आप ज़रा आप अपनी छत पे जाके देखो कि आयशा क्या कर रही है और क्यों नहीं जवाब दे रही मुझे। बच्चों ने मुझे बोला है कि आप ही हम नहीं छत पे जा रहे, मामा हमारी हमें डांटती हैं और आयशा हमारी छत पर ही होती है, खेल रही होती है हमारी छत पे आके, छत टपती रहती है ना, तो वो हमारी छत पे ही होगी। भाई ने बोला नहीं बच्चों के साथ मैं जाता हूँ, बच्चे नहीं जाएंगे। आयशा की खाला के बकौल उसके बाद आयशा का मामू छत पर गया। कैसे गया और उसने किया कौन से रास्ते का इंतखाब, जरा गौर से सुनिएगा मुबैना मुल्जिम मामू का जवाब। उस दिन जिस दिन ये सामने हुआ है उस दिन तुम कहाँ पे थे और क्या हो रहा था? तुम पहले अपनी ज़बानी पूरा सीन बताओ। मैं इंचे लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो मेरा दोस्त बैठा हुआ था नीचे। ऊपर से आवाज़ें आने लग गई, आयशा आयशा करके ना। मेरी सिस्टर दे थी आवाज़ें, वो गली में बच्चे खेल रहे थे, उनको भेज रही थी वो कि जाओ अपनी छत पे जाओ। आयशा अंदर ने कुंडी लगाई हुई आयशा ने, तो द्वार नहीं खोल रही। छत पे जाकर देखो आयशा छत पे तो नहीं है, आवाज़ भी नहीं सुन रही और दोबारा कुंडी लगाई हुई है। तो मैं काफ़ी देर सुन रहा था, फिर मैं गया, मैं क्या बात है, उन्होंने कहा आयशा ने कुंडी लगाई हुई है। बच्चों को भेजिए, बच्चे जा नहीं रहे हैं। फिर मैं खुद 7 बजे सीढ़ी पर चढ़ के ना, मैं 7 वाली तुम सबसे पहले अपने घर से अंदर क्यों नहीं गए उस जगह? क्योंकि मेरी सिस्टर ने खुद कोशिश की थी, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर मैं 7 वाली बिल्डिंग में चढ़ा हूँ। तुम जाके पहले दरवाज़ा बजाते कि यार खोलो। ये सिस्टर बजा चुकी थी ना। ठीक है, सिस्टर बजा चुकी थी जी, तो आवाज़ें भी दी थी। 15 मिनट हो गए थे, 15 मिनट यही यानी कि चक्कर था। फिर मैं 7 वाली बिल्डिंग में चढ़ा हूँ, अपनी बिल्डिंग में आया हूँ। मुल्जिम का इस तरीके से छत पर पहुंचना ही तो बढ़ा गया शक व शुबहात। इस बात ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दरपर्दा हकीकत कुछ और है। जब ये वकूआ हुआ है बकौल मुल्जिम के कि मैं नीचे खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ने मुझे आवाज़ दिया कि आशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो मैं हमसाये की छत से ऊपर गया। ये सबसे यही मशकूक काम है कि जब पता चला कि यहाँ आग लगी है तो सबसे पहले इंसान वो मौके पे पहुँचता है कि हमसायों की छत पे जाता है। भाई कैसे छत पर गया भी कि नहीं, और अगर गया तो क्या देखा? टीम इंकशाफ की तहकीक रंग लाई। ये वो आपको यहाँ पे ये वो कमरे थे जहाँ पर आयशा को इंतहाई बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया गया और उसे कत्ल किया गया, ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अब जो मरियम ने बताया कि छत क्योंकि अंदर से लॉक था, तो छत से जो उसका भाई तमजीद तैमूर है वो आया। तो मैं आपको छत दिखाना चाहता हूँ कि आपस में जो घर हैं वो कितने आपस में मिले हुए हैं। ये अंदरून लाहौर के पुराने घर बने हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि छतें जो हैं आपस में मिली हुई हैं। अच्छा, अब मुझे बाबर बताइएगा कि वो किस घर की छत से एंटर हुए थे? यहाँ से आया था, यहाँ पाँव रखा, यहाँ से नीचे उतर के गया। मेरे भाई से खुद मेरी बात हुई है, उसने मुझे सारी ये बात बताई है। उसने कहा मरियम काफ़ी देर से शोर डाल रही थी कि आयशा आयशा आयशा, तो उसने पूछा क्या मसला है, इतनी जोर से क्यों खबर डाल रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा काफ़ी देर हो गई, आयशा ने गुंडी लगाई हुई, दरवाज़ा नहीं खोल रही। ठीक है। उन्होंने कहा फिर आवाज़ दो, फिर इन्हें भी नीचे खड़े होकर भाई ने आवाज़ें दी हैं 2-4, उन्होंने फिर नहीं बात सुनी। उन्होंने कहा चलो मैं छत टप के देखता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई क्या बात है, क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रही। तो वो छत टप के यहाँ से आया ऊपर,
हाँ। यहाँ उन्हें पाँव रखा है, यहाँ से नीचे उतर के नीचे जाके उसने दरवाजा खोला। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सामने वाला कोई घर था जिसने देखा? ये सामने बैठे हुए थे, वो सामने झंडा नहीं है, उन्होंने भी देखा है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने गवाहियां दी हैं कि हाँ हमने इस वाली छत से जाते हुए देखा और वो काफी देर से छत पे मौजूद थे। यानी ये मुमकिन नहीं था, या अगर वो छत पे मौजूद था तो उन्होंने इसको यहाँ से यूं जाते हुए नहीं देखा? नहीं यूं जाते हुए। तो ये घर वाले क्यों मुकर गए कि हमारी छत से नहीं गया? ये अल्लाह बेहतर जाने, ये किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ये कोई बात है, लेकिन पुलिस ने तो तफ्तीश सबसे की है। लेकिन ये किसी मामले में ये एक ही बयान दे रही है, हमारे दरवाजे बंद हैं, हमारे मर्द घर पे नहीं होते, हम औरतें थी अकेली, तो हम यानी कि अपने दरवाजे बंद रखते हैं। आपने जैसे बताया कि खवातीन होती हैं, दरवाजे बंद है, तो उसका मतलब है अगर वो गया था तो खवातीन से बात की होगी? नहीं कोई बात नहीं की, वो ऐसे ही चढ़ के ऐसे ही। नहीं, कहाँ से चढ़ के? मतलब ये 3 फ्लोर हम इतना ऊपर है? हाँ जी, ये सबसे नीचे जो है ना वो गेट जो देख रहे हैं, 1 2 3 चौथा फ्लोर है। अच्छा, सीढ़ियाँ हैं जी, सीढ़ियाँ, ये डायरेक्ट सीढ़ियाँ ऊपर तक आती हैं? आप देखेंगे ना दरवाजे बंद होते हैं। अंदरून लाहौर की तंग गलियों और छतों से जुड़े घरों में क्या वाकई कोई ऐसा शैतान घुस गया है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं, या फिर शायद खबर तो है कुछ लोगों को, लेकिन ड्रामा रचाया जा रहा है बेखबरी का। जब तुम इंटर हुए हो उस कमरे में तो आयशा किस कंडीशन में थी? आयशा लमकी हुई थी। लटकी हुई थी? जी। कितना ऊंचा लटकी हुई थी? इतना ही, थोड़ा सा, इनके 2-4 इंच। तुमने उसको उतारा जहाँ पे लटकी हुई थी? सिस्टर ने उतारा था। सिस्टर ने उतारा था, ठीक है। तो किस चीज़ से लटकी हुई थी? कील और पर्दा लटक रहा था, उन दोनों से बंधी हुई थी। लेकिन तुम्हारी बहन का मैंने अभी इंटरव्यू किया जिसने उतारा, उसने कहा कि बंधी भी नहीं थी, सिर्फ गले में यूं रह। नहीं, जो कील के साथ दूसरा सिरा है ना, उससे बंधी हुई थी, गले में तो वैसे लिपटा हुआ था। नन्ही आयशा के बाप के पास भी बहुत कुछ था टीम इंकशाफ को बताने के लिए। आपने वहाँ जाके क्या देखा? वो जैसे वो कह रहे जी कि रेलिंग के साथ फंदा लगा है। कभी ये कौन कह रहा था? ये उसकी खाला कह रही थी। खाला कह रही थी? कह रही है जी रेलिंग के साथ फंदा लगा है। भाई कह रहा है जी कि इसको ऐसे गिरी है तो फंदा लगा है। कील के साथ उसका स्कार्फ ऐसे अटकाया हुआ अटक गया था तो इसको फंदा लग गया है। मतलब दोनों के बयान आपस में नहीं मिल रहे थे। किसके बयान में कितनी सदाकत है, इस पर पुलिस का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन ये मामला इस कदर हसास है कि कुछ भी ऑन एयर करने से पहले तहकीक जरूरी थी। तभी तो हमने दोनों अतराफ का मौक़िफ़ सामने रखा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जानने की कोशिश भी की कि कहीं इस कत्ल की कड़ियाँ बच्ची के माँ बाप की तलाक के साथ तो नहीं जुड़ी। टूटी नहीं है, अंगूठे टूटे तो पोस्टमार्टम है ना, ये तो वो अंदरूनी चोटें होंगी, अगर वो होंगी कैसे? वो मुझे नहीं पता, यही तो हम कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। वो सामने नजर नहीं आई, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीजें आई हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें कहीं भी ब्लीडिंग नहीं निकली हुई थी, कुछ नहीं था, ना सिर में, ना पाँव में, ना हाथों में, कुछ भी नहीं था। अंदरूनी चोटें लगी हुई थी, लेकिन चोटें लगी हुई थी, इसका मतलब ये है कि इस बच्ची के ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। और इसी या तो इधर किया गया, इधर नहीं। अगर इधर किया गया होता तो अगर इंसान यहाँ कोई चलता है तो नीचे आवाज आती है, धमक आती है। छत हमारी बहुत हल्की है, पता चलता है कि कोई आया है। आयशा खेलती थी तो पता चलता था। हमारे छत का दरवाजा पहले भी खुला हुआ था, अब भी खुला रहता होगा, लेकिन उस दिन ये दरवाजा लॉक था, आप खुद बता रही हैं। और जिसने ये लॉक किया होगा ओब्वियसली वो भी लॉक कर सकता है। ये आयशा ने खुद लॉक किया था। आप यहाँ पर थी क्या मरियम? आपको जब उसने लॉक किया, लॉक करने के बाद उसने अपने भाई को आवाज दी है कि ऊपर आ जाओ। तो इसका मतलब है ऊपर कोई मौजूद था। कैसे और कब हुआ बच्ची का इंतकाल? मुबैना मुल्जिम मामू ने दिया क्या बयान? सिस्टर ने उठाया, रोने लग गई, उन्होंने कहा जल्दी से अस्पताल लेके जाओ। फिर नीचे चीखो पुकार की बात सुन के नीचे जो मैं दोस्त था ना, जो बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, वो बाहर निकल आया। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं कहा यार ऐसा मसला हो गया। तो वो कहता अस्पताल लेके चलते हैं। फिर बाद में उससे मैं उठा के चले गया, तो गली के बाहर ही गया था, तो साथ मेडिकल जनरल स्टोर पर आया एक, उसकी बाइक पे बैठे, तो मेरे सामने अस्पताल ले गए। रास्ते में ही लड़की का बाप मिल जाता है, क्योंकि सिस्टर ने फ़ोन कर दिया होता ना। बेचारे बाप तक पहुंची एक ऐसी खबर जिसे सुनते ही पांव तले जमीन सरक गई। 18 तारीख को 2:48 या 50 मिनट पे ना मेरी साली मरियम सुल्ताना ने फ़ोन किया था। मुझे कहती है जमील भाई जल्दी घर आ जाओ, आयशा के गले में ना फंदा लग गया। तो मैं सोया हुआ था घर पे सैर मीठे में, तो मैं वहाँ से ना ऐसे ही फ़ोन उठा के भागा हूँ। तो रास्ते में मैंने उसको फ़ोन किया कि मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही है। कह रही जी आयशा के गले में फंदा लग गया और उसकी सांस बंद हो गई है, तो उसको ना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं हाजी मकसूद की हवेली के पास जब पहुँचा तो वो ना मेरा साला जो है ना तमजीद तैमूर, वो उसको बाइक पे ना ऐसे उठाया हुआ है तो लेके आ रहा है। उस टाइम बच्ची का
जो है उसकी रंगत, उसका मतलब देखने में यही लग रहा था कि बच्ची जो है ना मरी हुई है। हॉस्पिटल जब लेके गए हैं तो उन्होंने भी यही बोला कि ये तो काफी आपने देर जब जाहिर से बात है अपनी बेटी को देखा और उसका मामू से उठा के ला रहा है तो आपने सारी बात हिलाया होगा, क्या हुआ है नहीं, इसको? वो तो ज़ाहिर है। मैं जब हॉस्पिटल में गए हैं उसको स्ट्रेचर पे लिटाया है तो मैंने तो बड़ी कोशिश की है, हिलाया है, हर चीज़ सब कुछ, डॉक्टरों ने भी कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ये तो काफ़ी देर से मर चुकी है ये। जी हाँ, मुबैना तौर पर इस केस को छुपाने की कोशिश की गई। इस बात की तस्दीक खुद पुलिस ने भी की। ये हुआ 18 तारीख का। 19 तारीख को जो मकामी पुलिस वहाँ गई है उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर पर्चा हुआ 19 तारीख को, फिर हमने तफ्तीश शुरू की है। जब हमने देखा कि ये तो खुदकुशी है ही नहीं है, ये हालात ही नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है, प्री प्लान कत्ल। लेकिन ये बात भी सामने आई कि ननियाल ने पोस्टमार्टम करवाने से भी किया इनकार। ये तो उन्होंने ना एक मतलब हादसा बनाने की कोशिश की है दोनों बहन भाइयों ने। और जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो कहती है उसका पोस्टमार्टम ना करवाना। ये आप अभी तो पोस्टमार्टम की कोई बात ही नहीं है, अभी तो मैयत तो हॉस्पिटल में पड़ी है। क्या वाकई पोस्टमार्टम करवाने से रोका गया या फिर ये महज इल्जाम है? लोगों ने पोस्टमार्टम के खिलाफ क्यों कहा कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना? नहीं, मैंने नहीं कहा ये, हमें तो कहा ही नहीं। बल्कि जमील का जो लड़की का बाप है उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम जाने देते हैं कि शरीयत में नहीं है, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। फिर बाद में लड़के के बनोई के जो उसकी माँ ने कहा कि बेटा पोस्टमार्टम करा के आना। फिर हम भी राज़ी हो गए, भाई भी राज़ी हो गए, बल्कि मैं तो बेटा हाउस ही था, मैं रात के 12 बजे तक उनके साथ। फिर सुबह भी ID कार्ड फोटो कापी लेके मैं पहुँच जाऊँ, हमें तो बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। लेकिन जब सबने कहा था कि नहीं कराना चाहिए इस्लाम के यानी कि जो भी इनका है, फिर से मैंने भी कह दिया था एक दफ़ा, लेकिन जब कहा सब, फिर मैंने भी कहा ठीक है कराओ। कैसे मिटाए गए सबूत, क्या है असल माजरा? मासूम बच्ची के नन्हे भाई ने अपनी आंखों से कौन सा दर्दनाक मंजर देखा, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बच्चा ये भी कहता है कि पापा आयशा को ना मरियम खाला ने नहलाया भी है, मरी हुई को घर में नहलाया भी है, कपड़े भी चेंज किए हैं उसके। इब्तदाई रिपोर्ट में भी है, लेडी डॉक्टर ने भी उधर बोला था कि बच्ची के ये कपड़े ही नहीं है जो उसके जिस्म पे है, ये तो चेंज किए हुए हैं, बच्ची को पहले ही नहलाया हुआ है। जहां पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और दीगर रवायती तरीकों से तफ्तीश आगे बढ़ाई, वहीं मकतूला के नन्हे भाई का बयान भी सामने आया। हमने बच्चे के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं, उनका बाकायदा टेस्ट IQ टेस्ट भी करवाया है, उसकी रिपोर्ट भी हासिल की है। उन्होंने कहा बच्चा ये नॉर्मल है। उसने यही कहा कि मामू जो है वो आशा आपी का गला दबा रहा था, मैंने देखा था, सांस उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था ऐसे। और लोग भी थे वहाँ पे? वो उसकी खाला थी बस। वो भी वो बाहर थी अंदर थी? बाहर थी, ये बच्चे ने बोला है। और यानी इसका मतलब है जो मरियम खाला वो भी देख रही थी मारते हुए? नहीं, ये बच्चे ने पहले क्या ना, जब आशा आपी बोल रही थी, अपना मरियम आपी अपना खाला बोल रही थी कि आशा, तो मैंने जाके सुराख थानी देखा था कि वो उस वक्त मामू जो है ना वो उसका सांस दबा रहा था। क्या मुलजिम ने किया किसी पर शक का इजहार? तुम्हें क्या लगता है कि वो एक हादसा था या मर्डर था? सर इसका ये बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि जो हमें सूरत देखी है वही पहले लगा, यही था, सबको यही लगा था कि ये हादसा है, खेलते हुए कुछ भी यानी कि हो गया। लेकिन ये बाद में पुलिस के मुताबिक पता चला कि उसके साथ जाती भी हुई है, सांस भी रोका गया है, गला भी घोटा गया, जो भी मामला हैं। अब इसके बाद हमें कौन कर सकता है? सर मेरे ख्याल में अब मैं किसी पे शक भी नहीं कर सकता, इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, किसी को बेगुनाह क्यों फंसाऊं मैं। नन्ही आयशा का मामू इस बात से इनकारी है, वहीं खाला और माँ भी मामू के साथ खड़ी हैं। मामू खाला इनके इतना रिश्ता नहीं करता था, हमारी मदद करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी के कातिल ढूंढे। आप ये कह रही हैं कि आपके जो भाई हैं उसको इस मामले में फंसाया गया? बिल्कुल फंसाया गया है, क्यों नहीं फंसाया गया, बदला लेने का मौका मिल गया है। एक तरफ मुलजिम और उसका खानदान अपनी बेगुनाही का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्ची का बाप इंसाफ की दुहाई दे रहा है। मुझे तो अपनी बच्ची के जो है ना मुजरम चाहिए, जो भी हैं सब के सब मुजरम चाहिए। और मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब से और वज़ीर आला साहब से, चीफ जस्टिस साहब से कि मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। अभी अंदरून लाहौर का इलाका है जो कि हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है। अगर ये मान लिया जाए
कि तमजीद तैमूर जो है वो इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े मुलव्विस नहीं है, तो इसकी इतनी खतरनाक बात है कि यहाँ पर बच्चे वैसे ही घूम रहे हैं। तो एक कातिल जो है वो आज़ाद फिर रहा है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि जो हम जगह जाए वकुआ देख कर आए हैं उस पर ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि साथ वाले घरों की छतें मिली हुई हैं और सबकी सीढ़ियां कंबाइन है, एक जैसी सीढ़ियां हैं, तो उधर से कोई भी इंसान आकर उधर कमरे को लॉक कर कर आयशा के साथ ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी एक अमल में आई है जो कि उसके सगे मामू की है, और अगर सगा मामू नहीं निकलता तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि अभी भी कातिल जो है इस गुंजान आबाद इलाके में, जहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे इधर उधर फिरते नजर आ रहे हैं, वहाँ पर आज़ाद घूम रहा है। मासूम बच्चों और बच्चियों की जिंदगियों के साथ खेलने वाले जिनसी दरिंदे और खूनी भेड़िया आजाद फिरेंगे तो कभी मासूम ज़ैनब निशाना बनेगी, कभी नन्ही आयशा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।